हेलो एवरीवन, नमस्कार। आज हम लोग एक नया विषय लेके आए हैं। आज 30 जनवरी है और आज मार्टायर डे है। मार्टायर डे सेलिब्रेट किया जाता है जिस दिन गांधी जी को नाथूराम गॉडसे ने मार दिया था। तो बहुत सारा सवाल है कि आखिर नाथूराम गॉडसे ने क्यों मारा गांधी जी को। क्या आइडियोलॉजिकल डिफरेंस था या फिर पर्सनल हेट्रेड था? अगर आइडियोलॉजिकल डिफरेंस था तो आइडियोलॉजी यूं ही जन्म नहीं लेती है। आइडियोलॉजी का एक बेसिस होता है, एक लिनिएज होता है, तो वो भी हमें समझना होगा। दूसरी बात, बहुत लोग गॉडसे को सेलिब्रेट करते हैं, गॉडसे को हीरो टाइप मानते हैं। तो आखिर क्यों मानते हैं वो लोग गॉडसे को हीरो टाइप? और ये भी देखा गया है कि कुछ लोग हैं जैसे सुब्रमण्यम स्वामी, उन्होंने कहा कि गॉडसे ने गांधी की हत्या नहीं की। तो आखिर उनके बातों में कितना सच्चाई है या फिर रियलिटी क्या है, यह हम समझने का कोशिश करेंगे। यह बहुत ही कंट्रोवर्शियल इशू है, बहुत लोगों का बहुत डिफरेंट विचारधारा है, लेकिन एक रैशनल इंसान होने के कारण से हम लोगों को रियलिटी समझना चाहिए कि हुआ क्या, क्यों हुआ और उसका परिणाम क्या निकला। यह भी हमें समझना बहुत जरूरी है। तो मैं आपको एक न्यूट्रल एनालिसिस गांधी जी के असैसिनेशन पे बताना चाहता हूं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले कि एक्चुअली हुआ क्या उस दिन, जो 30 जनवरी 1948 को हुआ क्या। तो वो चीज समझने के लिए इमीडिएटली हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। जब सबको पता है कि भारत और पाकिस्तान आजादी के टाइम में दो देश बट गया, ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान, जो बांग्लादेश आज का है और जो पाकिस्तान आज का है, वो दोनों पाकिस्तान कहलाए और हमारा जो भारत है वो भारत कहलाया। तो जो मुस्लिम लीग था, जिसे जिन्ना लीड कर रहे थे, मुस्लिम लीग का क्या डिमांड था, किस तरह की प्रॉब्लम उस समय उन्होंने स्टार्ट कर दिया था, ये सब समझना जरूरी है। तो देखिए, बहुत दिनों से चल रहा था ये टू नेशन थियरी, कैसे इवॉल्व किया ये मैं आगे बताऊंगा, लेकिन बहुत दिनों से ये उनका डिमांड था कि एक नया राष्ट्र बनाया जाए, मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान बनाया जाए, बहुत डिमांड था। लेकिन उनका डिमांड कोई मान नहीं रहे थे डिमांड कोई मान नहीं रहे थे। कांग्रेस भी उनको अपोज किया और भी जितने लोग थे सबने अपोज किया, गांधी जी ने भी अपोज किया, सब अपोजिशन में थे। ब्रिटिश तो इसे चाल चलना चाह रही थी, लेकिन फिर भी दिखा रही थी कम से कम कि भाई हम भी नहीं चाहते हैं, ठीक है। तो वेबल प्लान, कैबिनेट मिशन और उससे पहले ऑगस्ट ऑफर, ये सब आया, सब में मतभेद हुए, क्या था नहीं था वो बात की कहानी है, बाद में बताऊंगा। लेकिन जब उन्होंने देखा, जिन्ना ने देखा कि भाई उनका जो डिमांड फुलफिल नहीं हो रहा है, ठीक है, क्योंकि जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म किया गया था जिससे कि संविधान बनाया जाता, उसमें कांग्रेस की सबसे अधिक नंबर में मिनिस्टर्स थे, मतलब मेंबर्स थे, और उसके बाद मुस्लिम लीग का ही था। तो उन लोगों ने डिमांड माना नहीं जा रहा था, एक यूनाइटेड कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा था। तो उन्होंने, जिन्ना ने 16 अगस्त 1946 को यह आह्वान दिया। आह्वान था डायरेक्ट एक्शन डे, कि डायरेक्ट एक्शन करो तभी पाकिस्तान मिल पाएगा। और उस एक्शन का परिणाम क्या निकला कि मुस्लिम लोगों ने सोचा कि अब डायरेक्ट एक्शन करना होगा, तभी हमें क्या मिलेगा, पाकिस्तान मिलेगा। तो उन्होंने क्या किया कि जो भी, जहां पर भी वो मेजॉरिटी में थे, मुस्लिम जहां पर भी मेजॉरिटी में थे, वहां पे उन्होंने दंगा शुरू कर दिया। दंगा शुरू किया मतलब कि हिंदू जो थे उनको मारना शुरू किया। सबसे पहले ये दंगा स्टार्ट हुआ कलकत्ता में दंगा स्टार्ट हुआ और 4000 से अधिक हिंदुओं का कत्लेआम हो गया, मर्डर कर दिया, ठीक है। उनका घर जला दिया, आर्सन हो गया, मर्डर हो गया, सब हो गया। बहुत लोग रिफ्यूजी बन गए, अपने ही कंट्री में खुद रिफ्यूजी बन जाना बहुत ही बुरी बात होती है, लेकिन हाँ वैसा था। अब उसका प्रभाव ऐसा पड़ा कि एडजॉइनिंग जो एरिया है वहां पे भी उस रायोट का जो सिचुएशन हो गया, जैसे कि बिहार था, उसका एडजॉइनिंग एरिया, बिहार में बहुत दंगा शुरू हो गया, ठीक है। और एक फेमस एरिया है नोआखली, ठीक है, ये जगह है, आज के डेट में चितगांव के पास है, बांग्लादेश में पड़ता है। ये वो जगह है जहां पे कि बहुत ही हीनियस, बहुत ही
ताबड़तोड़ दंगा हुआ और पूरा ही मेजॉरिटी मुसलमान है यहां पे, हिंदुओं को मारा। और हिंदू यहीं से, ये उस टाइम तो अपना ही कंट्री था, ऐसा नहीं कि अलग कंट्री था, इनको भागना पड़ा। और वो ये जो एरिया आप देख रहे हैं, ये एरिया, ये इंडिया का एरिया है, ठीक है। यहां पे त्रिपुरा का स्टेट है, ठीक है। वहां पे बहुत लोग शरणार्थी ले लिए, ठीक है। तो ये दंगा देख के, क्योंकि गांधी जी एक अलग किस्म के इंसान थे और गांधी जी को सब सुनता भी था, ये भी बात था। गांधी जी को लगता था मैं बोलूंगा तो लोग समझेंगे। गांधी जी दिल्ली में थे, दिल्ली से रवाना हो गए नोआखली के लिए, यहां चले गए। वहां पे उन्होंने लगभग 1 महीना रहा, घर घर गए और समझाया लोगों को हिंदू मुसलमान अलग नहीं है, सब एक हैं। लेकिन भाई समझे तब तो कोई, लेकिन फिर भी दंगा को वो सक्सेसफुली शांत कर दिए। ये वो टाइम था जबकि पंडित नेहरू झंडा फहरा रहे थे लाल किला पे, और बहुत ही उनका फेमस भाषण है 15 अगस्त को जो दिया था उन्होंने, माई ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी जिसका नाम है, ठीक है। तो वो भाषण दे रहे थे, तब अपने महात्मा गांधी क्या कर रहे थे, दूसरे एरिया में थे, दंगों को शांत कर रहे थे। तो माहौल बहुत ही खराब था, बहुत लोगों का जान चला गया था और सिचुएशन बहुत ही खराब था, जिसमें यह लग रहा था कि ना कि ये प्रॉपर्टी डिवाइड कर रहे हैं कि एक लैंड एरिया पाकिस्तान का, एक लैंड एरिया हिंदुस्तान का, वहां यह लग रहा था कि लोग दिल से भी टूट रहे हैं, एक अलग बन रहा है, एक दूसरा अलग बन रहा है, वैसा सिचुएशन था, ठीक है। तब भी दंगा यहां शांत हुआ और वो वापस आए। वापस कहां आए? दिल्ली आए, ठीक है। वापस आपको गांधी जी दिल्ली आए, ठीक है। अब दिल्ली आए तो सबसे पहले वो एक वाल्मीकि टेम्पल है दिल्ली में, वाल्मीकि टेम्पल में कुछ दिन उन्होंने निवास किया और सिचुएशन का मुआयना लिया, क्या है नहीं है। तो उन्होंने ये अपनी इच्छा व्यक्त की कि भाई हम, और हां उसी टाइम में क्या हुआ कि जो अपना जो डिवाइड हुआ, तो पंजाब भी डिवाइड हो गया था, सिर्फ बंगाल डिवाइड नहीं हुआ था, पंजाब भी डिवाइड हो गया था। तो वहां पर भी बहुत ही कत्लेआम हुआ, बहुत ही जबरदस्त रायट हो गया। तो गांधी जी ने बोला कि मैं क्या है कि जाऊंगा पाकिस्तान भी, ठीक है, मैं पाकिस्तान भी जाऊंगा और पाकिस्तान में भी जिन्ना को भी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि वहां पुलिस का कंट्रोल होना चाहिए, पुलिस का शासन होना चाहिए। आप ऐसे ही किसी को मर्डर करने दे रहे हो, ये सही बात नहीं है। जहां की जैसे कि हिंदुस्तान में जो सरकार है उसकी ये जिम्मेदारी है कि वो माइनॉरिटी को प्रोटेक्ट करे। माइनॉरिटी कौन है? मुसलमान। वो उसी तरह पाकिस्तान सरकार की ये जिम्मेदारी है कि वो माइनॉरिटी को प्रोटेक्ट करे। पाकिस्तान में माइनॉरिटी कौन है? वो है हिंदू, ठीक है, और सिख, अपने हिंदू और सिख भाई, फाइन। तो ये चीज उनका था, लेकिन उनको वल्लभ भाई पटेल ने यह सलाह दिया कि अभी वहां मत जाइए, ठीक है, अभी वहां मत जाइए, वहां का सिचुएशन तो बाद की बात है। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि दिल्ली का माहौल बहुत खराब है। दिल्ली एक, आपको पता है, मुगल टाइम में इंपीरियल सिटी था, राजधानी था दिल्ली। उसके बाद ब्रिटिश ने भी उसको राजधानी बनाया। मुस्लिम का वहां पे बहुत, मतलब इस जो दिल्ली शहर है मुस्लिम का बहुत योगदान है दिल्ली शहर को बनाने में। मुगल थे तो डेफिनेटली वही बनाएंगे ना, और कौन बनाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो गांधी जी को कहा गया कि आप यहीं रहिए, यहां का जो है माहौल जो है उसको आप ध्यान दीजिए, वहां बाद में जाइएगा। तो गांधी जी ने सोचा था चलो ठीक है, उनका डेट डिसाइडेड था 7 जनवरी को वो जाएंगे पाकिस्तान, लेकिन पाकिस्तान नहीं गए, ठीक है, दिल्ली में ही रहे और अपना जो जहां रहते थे वाल्मीकि टेम्पल में, वहां से शिफ्ट हो गए। शिफ्ट होके कहां पे आ गए? बिरला हाउस में आ गए। ये है बिरला हाउस का तस्वीर। गांधी जी यहां पे दो, बहुत बड़ा है ये, एक बहुत बड़ा मेंशन है ये, लेकिन इसमें 2 कमरे का स्पेस था जहां पे, वहां पे गांधी जी रहते थे और शाम में जाते थे, प्रेयर करते थे। वहां पे सब लोग को इनवाइट करते थे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई हो धर्म, सबको इनवाइट करते थे, उनको बताते थे कोई चीज के बारे में, कीर्तन करते थे, भजन करते थे, लोगों से बात करते थे, लोग सवाल पूछते थे तो सवाल का जवाब देते थे। तो ये यहां की बात है, ठीक है। अब इस टाइम में और भी कुछ घटनाएं घटी, जिससे कि जो नाथूराम गोडसे और उनके जो साथी थे बहुत नाराज थे। तो जब भी गांधी जी जाते थे कहीं पे भी, तो वहां पे नारा लगाते थे, गांधी जी मुर्दाबाद, गांधी जी मुर्दाबाद करके, ठीक है। तो बिरला हाउस में वो
शिफ्ट हो गए, वहीं से सब चीज उनका काम चलता था। तो गांधी जी पे को ये प्लान इन लोगों ने बना लिया कि मारना है इनको, ठीक है, फुल्ली डॉक्यूमेंटेड है, ये मारना है। इन्होंने पिस्तौल का जुगाड़ किया, ठीक है, पिस्तौल का जुगाड़ किया। पिस्तौल का जुगाड़ करने के बाद बंबई से पिस्तौल का जुगाड़ किए, वापस आए, ठीक है, गांधी जी को मारने के लिए, ठीक है। लेकिन उससे पहले एक और घटना घटी थी, उनमें भी कहा जाता है कि नाथूराम गोडसे का ही हाथ है। तो गांधी जी को 30 जनवरी को मारा गया, लेकिन 20 जनवरी को भी उन पे हमला हुआ, ठीक है। हमला करने वाले जो व्यक्ति थे उसका नाम है दिगंबर बडगे, ठीक है। दिगंबर बडगे ने उनको 20 तारीख को भी हमला किया और ग्रेनेड से हमला किया। उनके पास 2 ग्रेनेड था, ग्रेनेड से हमला किया, जिसमें कि पहला ग्रेनेड जो फेंका गया तो जो क्राउड थे, गांधी जी लोन में ही ऐसे बात करते थे, जो क्या है नेशनल मुद्दों पे बात करते थे, रिलीजियस मुद्दों पे बात करते थे, बहुत सारे चीजों पे बात करते थे, तो दूर फेंका। उन लोगों का भी ये नहीं था कि लोगों को हर्ट करे, उनका मकसद था गांधी जी को मार दे हम, ठीक है। तो उन्होंने फेंका, जो भी अपना गोला बारूद लेके आए थे, ग्रेनेड फेंका, तो भगदड़ सी मच गई, भगदड़ सी मच गई और सिचुएशन वहां का बहुत खराब हो गया। दूसरा जो गोला था जो गांधी जी पे फेंकना था, जब लोग वहां से भाग जाए, क्योंकि गांधी जी भागने वाले थे नहीं, जो भी है वहीं खड़े रहेंगे, और वो इतने बूढ़े भी हो गए, 78 उम्र हो गया था उनका, इतने बूढ़े भी हो गए थे कि वो चल नहीं पाते थे। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि ऑलवेज 2 सपोर्ट लेके वो चलते थे, ठीक है, 2 सपोर्ट लेके ऑलवेज वो चलते थे। और दूसरी बात है कि उस दिन तो क्या हुआ, सेकेंड वाला वो फेंक ही नहीं पाया ग्रेनेड, तो गांधी जी की हत्या नहीं हुई। फिर आया वो दिन जिस दिन की उन्होंने डिफरेंट टाइप का प्लानिंग किया, अब वो पिस्तौल लेके आ गए हैं, ठीक है। अब उस दिन अजीब सा दिन था वो, गांधी जी ने इनफैक्ट उस दिन 30 जनवरी के दिन ये 3 बार ये कहा डिफरेंट लोगों से, डिफरेंट जगह में, कि शायद मैं अब बच ना पाऊं, ठीक है, शायद मैं अब जिंदा ना रहूं, इस तरह का उन्होंने बोला। और कहा जाता है वल्लभ भाई से भी एक बार उन्होंने बोली, क्योंकि उस दिन वल्लभ भाई पटेल आए थे उनसे मिलने के लिए। और ये एक स्पेकुलेशन है, ये कहा जाता है कि वल्लभ भाई पटेल आए थे मिलने के लिए बहुत सारे चीजों के लिए, लेकिन चाहते थे कि 1948 में, क्योंकि गांधी जी ने कहा था कि कांग्रेस को डिसमेंटल कर दो, आजादी के बाद कांग्रेस की जरूरत नहीं है, एक नेशनल मूवमेंट के लिए कांग्रेस को बनाया गया था, डिसमेंटल कर दो। और यह भी कहा जाता है कि गांधी जी शायद वल्लभ भाई पटेल को यह कहने वाले थे कि बाइफरकेट कर लो कांग्रेस को, एक में तुम लीडर बन जाओ, एक में नेहरू लीडर बन जाए, जब इलेक्शन होगा पहला जनरल इलेक्शन, जो जीतेगा वो प्रधानमंत्री बन जाएगा, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, ठीक है। इस तरह का स्पेकुलेशन है, कहीं रिटन रिकॉर्ड नहीं है, ऐसा नहीं है कि गांधी जी ने बोला है वो रिकॉर्डेड है, ऐसा नहीं है, लेकिन हां कहा जाता है कि ऐसा है कि और वो मीटिंग पर्टिकुलरली उसी का कोर्स ऑफ एक्शन डिफाइन करने के लिए की गई थी। लेकिन हां, मैं दोबारा से कहता हूं, जिम्मेदारी से कहता हूं, ये एकमात्र स्पेकुलेशन है, ये लिखित तौर पे ऐसा नहीं कहा, ना वल्लभ भाई पटेल ने कहा, और गांधी जी तो रहे ही नहीं फिर। तो वल्लभ भाई पटेल से बातचीत करते करते लेट हो गया, 5 बजे का टाइम रहता था उनका का प्रेयर का, तो वैसे ही 5-7 मिनट लेट हो गए थे, और वो वापस बोले कि ठीक है, मैं जब इसके बाद जब प्रेयर खत्म हो जाएगा फिर तुमसे मिलूंगा, तुम रहो, ठीक है। उसी टाइम में उनके साथ जो उनके इनका नाम है आभा, ठीक है, तो आभा ने बोला कि आभा बापू, 1-2 लोग आए हैं काठियावाड़ से, काठियावाड़ गुजरात एरिया में पड़ता है, ठीक है, आपसे मिलना चाहते हैं। तो गांधी जी ने कहा कि अगर जिंदा लौट आया तो मिल लेंगे, नहीं तो फिर कोई बात नहीं। और ये बोल के बोला कि उनको बैठने के लिए बोलो। तो भाई तीसरी बार थी वो जब गांधी जी ने ये बोला। तो सेल्फ एक्चुअलाइज्ड पर्सन जो होता है ना, उनको ये ज्ञात हो जाता है, उसको नॉलेज हो जाता है ना कि भाई हमारा शायद वो दिन आ गया है। तो गांधी जी एक हाईली सेल्फ एक्चुअलाइज्ड पर्सन थे, और फिर वो साथ में आने लगे धीरे धीरे सीढ़ियों से। और उसमें सीढ़ियों में जब चलते चलते एक व्यक्ति आए, ठीक है, और गांधी जी की 2 शिष्या थी, उनमें से एक को हटाया और गांधी जी को नमस्कार किया।
उनको लगा कि शायद प्रणाम करने के लिए रोका है, तो उसने बोला भैया अभी रहने दो, गांधी जी ऑलरेडी लेट हो गए हैं, बाद में मिल लेना, ठीक है। और जो व्यक्ति थे वो कौन थे? नाथूराम गॉडसे, ठीक है। और नाथूराम गॉडसे ने पिस्तौल निकाला, पॉइंट ब्लैंक सामने सामने, 1 2 3 गोलियां मार दी। 2 गोलियां तो उनके पूरे बॉडी से बाहर निकल गया, एक अंदर ही फंस गया। वहीं पे गांधी जी गिर गए और अंतिम शब्द गांधी जी के जो मुंह से निकला वो क्या शब्द था? वो था हे राम, हे राम, ठीक है। अब जब गोली तो मार दी, पूरा हाहाकार मच गया और सब डर गए, समझ में नहीं आया कि क्या हुआ। और गांधी जी गार्ड लेके नहीं चलते थे, कभी भी कहीं भी गए कोई गार्ड वार्ड लेके नहीं चलते थे। हमला उन पे पहले भी हुआ था, हमला उनमें पहले भी हुआ था, लेकिन जो उन्होंने तब भी नहीं ली प्रोटेक्शन। वल्लभ भाई बोले प्रोटेक्शन दे देता हूं, लेकिन नहीं, उन्होंने नहीं ली। ओके, तो अब तो वहां पे गॉडसे खड़े रहे बहुत देर तक, बहुत देर तक गॉडसे खड़े रहे वहां पे, और 2-3 मिनट कोई नहीं उनके पास आ रहा था, क्योंकि सब लोग डरे हुए थे। और एक जो नेक्स्ट तस्वीर है, ये तस्वीर है, ये जेंटलमैन, ये अमेरिकन एम्बेसी में काम करते थे, ठीक है। हर्बर्ट रेनर नाम है इनका, हर्बर्ट रेनर, 32 साल इनका उम्र था उस वक्त। ये गए और नाथूराम गॉडसे को दबोचा, ठीक है। और तब तक और लोग भी आ गए, पुलिस जो थी पास में वो भी आ गई, और जो गांधी जी को लेके बिरला हाउस के लोग अंदर गए, अंदर ही उनका देहांत हो गया। मतलब लेके गए, और देहांत तो पहले ही हो गया था, लेकिन हॉस्पिटल लेके गए फिर से, लेकिन तब तक सब हो गया था। और फिर गॉडसे को पकड़ के ये थाना ले गया, तुगलक रोड पुलिस स्टेशन ले गया, और वहां पे FIR लिखा गया, चार्जशीट लिखा गया कि भाई इन्होंने गांधी जी को मारी है, इसकी मतलब वहां की गई, ठीक है। अब तो गांधी जी का तो स्टोरी अगर जहां तक कहा जाए तो यहीं तक है, लेकिन हमारे लिए, ये पूरे भारत के लिए, जो लोग भी दर्शक हैं, इनको जो देख रहे हैं, इसको उसको समझना और भी चीज जरूरी है कि नाथूराम गॉडसे कौन थे और लोगों ने क्या कहा। उनको अगर कोई ग्लोरीफाई करता है तो क्या ग्लोरीफाई करना सही है, यह भी समझना है। क्योंकि गांधी जी आम इंसान नहीं थे, गांधी जी महापुरुष थे, महात्मा का उनको खिताब दिया गया था, एक टाइटल दिया गया था रविन्द्रनाथ टैगोर ने। फादर ऑफ द नेशन को सुभाष चंद्र बोस ने खुद ने बोला था, वो भी इंडिया से नहीं, जब बाहर थे, जब आजाद हिंद फौज बना लिया था उन्होंने, वहां से उन्होंने बोला कि फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी से आशीर्वाद लेना चाहता हूं, ठीक है। तो वो आम इंसान नहीं थे, तो उनको आखिर क्यों मारा, और जो जिन्होंने मारा क्यों, उसको जय जयकार अगर होती है तो सही है कि नहीं, यह भी हमें समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब तक हम समझेंगे तब तक रैशनल माइंड के नहीं होंगे, तो कंप्लीट आपको फैक्ट दिया जाएगा कि क्या हुआ। तो अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि उस दिन क्या हुआ और उनका जो मुकदमा चला। तो मुकदमा ऑफ कोर्स कहा जाता है कि, कहा नहीं जाता है, ये सच्चाई है कि नाथूराम गॉडसे RSS के एक सदस्य थे, नाथूराम गॉडसे हिंदू महासभा के एक सदस्य थे, नाथूराम गॉडसे यह भी कहा जाता है कि क्लोज एसोसिएटेड थे वीर सावरकर से, ठीक है। और इसी को कॉन्टेक्स्ट में देखते हुए वल्लभ भाई पटेल ने RSS को बैन कर दिया था, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि RSS इसके पीछे है, गांधी जी के हत्या में RSS पीछे है, हिंदू महासभा पीछे है, तो इसीलिए RSS को एज ए वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन उसको पटेल साहब ने बंद कर दिया था, ठीक है। तो अब ये देखिए सिर्फ ये है, कौन है, ये है आपके गॉडसे, उनके साथ जो बैठे हुए हैं, ठीक है, वो उनको भी 2 लोगों को फांसी हुई थी, 2 लोगों का कॉन्स्पिरेसी, 2 लोगों ने डायरेक्ट कोशिश की थी, मतलब जो मारा आप कह सकते हो, और लोग भी इन्वॉल्व थे, उनको भी सजा हुई, लेकिन इन दोनों को फांसी हुई। उनका नाम था नारायण आप्टे, ओके। पीछे देखिए सावरकर, वीर सावरकर साहब बैठे हुए हैं, ठीक है। तो जजमेंट केस हुआ, जजमेंट आई, और उसमें यह फैसला, यह कहा गया कि
गोडसे ने मारा है गांधी जी को। अब एक सवाल है कि कोर्ट रूम के अंदर भी गोडसे ने यह कहा कि मैंने मारा है, यह भी कहा कि मैंने क्यों मारा है। क्यों मारा का जवाब में उसने यह बोला कि क्योंकि मुझे पर्सनली दुश्मनी नहीं है गांधी जी से, गांधी जी का मैं सम्मान करता हूं, लेकिन गांधी जी जो पाकिस्तान को फेवर कर रहे थे, मुसलमान को फेवर कर रहे थे, वो नहीं करना चाहिए था, उनके कारण से देश बट गया, ये उनका आरोप था। बात अलग है कि इसमें आरोप में कोई फैक्ट नहीं है, कोई तथ्य नहीं है, लेकिन हां आरोप था, ठीक है, इसीलिए मैंने गांधी जी को मारा। तो सुब्रमण्यम स्वामी टाइप जो आदमी है, जो बहुत इंटेलेक्ट है लेकिन पता नहीं कभी कभी कुछ भी बोलते हैं, ठीक है, तो उन्होंने जो बताई, उन्होंने जो बात करी, वो बात में फैक्ट नहीं है, वो मन गढ़ंत कहानियां हैं, कॉन्स्पिरेसी थियरी चलती रहती है, ठीक है। तो ये कोर्ट रूम का सीन है, ये जो लोग जो बैठे हैं यहां पे, ये कोर्ट का सीन है जिस दिन चल रहा था, जब पंजाब हाई कोर्ट में इनका ट्रायल चल रहा था, तो ये है। और ट्रायल में भी ऑफ कोर्स था ही, होना ही था। तो उनको फांसी दे दी गई 15 नवंबर 1949 को, ठीक है। अब मैं एक चीज और बताता हूं, इंटरेस्टिंग फैक्ट, कि इससे पहले जब 20 तारीख को हमला हुआ था गांधी जी पे, तो जब गांधी जी को पता चला कि हमें मारने की साजिश थी, तो गांधी जी ने कहा कि जो भी पकड़ा गया बंदा उसको माफ कर दो, सजा मत दो कुछ, ठीक है। तो गांधी जी उस किस्म के इंसान थे। तो उनके बेटे दो, मनीलाल और रामदास, उन्होंने एक पिटीशन भी दी थी कि गोडसे को छोड़ दिया जाए, गोडसे को माफ कर दिया जाए। और इनफैक्ट गोडसे भी, ध्यान रखिएगा, इनफैक्ट गोडसे भी कोर्ट में ही उन्होंने ये ही कहा था कि अगर मुझे एक और मौका दिया जाए तो मैं एक सिंपल आम नागरिक की तरह जीना चाहता हूं, जीवन व्यतीत करना चाहता हूं और राष्ट्र सेवा करना चाहता हूं, ये कोर्ट में उन्होंने कहा था। अब मैं ये चीज कैसे कह रहा हूं, तो 3 जज का बेंच था, ठीक है, उन्होंने जो फांसी की सजा इनको सुनाई थी, उनमें एक जस्टिस थे जीडी खोसला, ठीक है, जीडी खोसला, ये तस्वीर है उनका, ठीक है, जीडी खोसला साहब थे। तो जीडी खोसला ने 1965 में एक बुक लिखी, ठीक है, उस बुक में मैं ये मेंशन करा कि एक्सप्लिसिट प्ली डायरेक्टली नाथूराम गोडसे ने किया था कि अगर मुझे मौका मिला तो मैं आम नागरिक की तरह रहना चाहता हूं, ठीक है। और जो गांधी जी के जो बेटे थे, आपको रामदास और मनीलाल, इन दोनों ने भी पिटीशन दिया था कि भाई इनको कम्यूट कर दिया जाए, फांसी ना दिया जाए, क्योंकि गांधी जी अगर होते तो फांसी के फेवर में कभी नहीं होते, तो नहीं दिया जाए इनको। लेकिन जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और उस टाइम में गवर्नर जनरल जो इंडिया के थे वो थे राजगोपालाचार्य, ये तीनों कोई भी फेवर में नहीं था। एवरीवन वाज ऑफ द ओपिनियन दैट इस बंदे को फांसी होना चाहिए। इन्होंने जो क्राइम कमिट किया है दैट इज इरिपेरेबल क्राइम। तो अब क्या करते, हो गया, फांसी हो गया। अब फांसी के फंदे पर भी बहुत ये जगह लिखा हुआ सुनेंगे आप कि क्या है कि फांसी के फंदे पे जब ये गए तो ये नारा लगा रहे थे, अखंड भारत, भारत माता की जय, ठीक है। लेकिन जस्टिस खोसला लिखते हैं, जीडी खोसला जो थे वो लिखते हैं कि जो इस नाथूराम गोडसे के चेहरे पे ये साफ नजर आ रहा था, क्लियरली विजिबल था कि बहुत ही घबराए, नर्वस हैं और प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में हैं, ओके। इनफैक्ट उन्होंने ये भी लिखा कि हिज दैट फीट्स वेर ट्रम्बलिंग, पैर कांप रहे थे। तो ऑफ कोर्स जब इफ यू आर इन द फ्रंट ऑफ गैलोज, बड़े बड़े का ये हो जाता है, तो ऑफ कोर्स वो हुआ होगा। लेकिन हां, ये बात सच्चाई है कि ये नारा लगा रहे थे, अखंड भारत का नारा, भारत माता की जय, ये भी बोल रहे थे, लेकिन डरे हुए भी बहुत थे, ठीक है। तो ये वाला जो आप कहीं पे सोशल मीडिया में पढ़ते हैं या सुनते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा, जिसमें सच्चाई क्या है मैंने बता दिया, और कोई और व्यक्ति ने नहीं बोला है, खोसला साहब ने खुद बोला है, जो जज थे, ठीक है। तो नाथूराम गोडसे का अंत हो गया ऐसे। अब लेकिन नाथूराम गोडसे थे कौन आखिर? आखिर ये हैं कौन?
इनके बारे में भी समझना पड़ेगा, उनका क्या था सिचुएशन, कैसे वो ऐसा बड़ा कदम ले लिए। ठीक है, तो ये सब चीज भी जानना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक चीज जान लीजिए कि नाथूराम गोडसे का जो ओरिजिनल नाम नाथूराम गोडसे नहीं था। ठीक है, लिखा जाता था बहुत जगह बोलते हैं कि नाथूराम विनायक गोडसे था नाम, लेकिन एक्चुअली उनके माता पिता ने यह नाम नहीं रखा था। उनका नाम था रामचंद्र विनायक विनायक राव गोडसे, रामचंद्र विनायक राव गोडसे, ये उनका असली नाम था। लेकिन अब क्यों नाम फिर नाथूराम क्यों पड़ गया? तो अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग से स्टोरी है कि इनके जो माता पिता थे, महाराष्ट्र से हैं ये माता पिता जो थे, वो उनको 3 बच्चे हुए, लेकिन तीनों बच्चों का डेथ हो गया। बहुत इमैच्योर डेथ हो जाता था। किसी पंडित जी ने बोला कि 3 लड़के हो रहे हैं तुम्हें, तो डेथ हो जा रहा है बराबर, तो ऐसा करो कि इसको ना लड़की की तरह इनिशियल ईयर्स में रखो, 5 साल लड़की की तरह रखो, उसके बाद फिर इसको नॉर्मल लड़के की तरह, ग्रह या कुछ ऐसा है, दशा है, तो वो सब कट जाएगा। तो उस पंडित के एडवाइस पे इनके पिताजी ने इनको लड़की वाला ड्रेस पहनाते थे, लड़की वाला अपना जो हेयर स्टाइल था, कान में नाक में जो पहनते हैं नथ, नाक में और कान में वो लड़कियों पहनते हैं ना ये सब इयररिंग्स, उसमें तो वही जो नाक में जो उसको सब ना निकनेम बुलाने लगे, नथ बोलते हैं ना, नाक को नथ बोलते हैं। ठीक है, तो वही है, नथुराम बोलने लगे, रामचंद्र नाम था तो नथुराम बोलने लगे, उसी टाइम से नाथूराम इनका नाम पड़ गया। ठीक है, तो महाराष्ट्र से पढ़े लिखे हैं, ब्राह्मण कास्ट से बिलोंग करते हैं ये, और इनिशियली में वो इंडियन नेशनल कांग्रेस को भी बहुत सपोर्ट करते थे और गांधी जी का भी बहुत बड़ा एडमायरर थे। गांधी जी का लगभग सब एडमायरर थे एक तरह से देखा जाए तो, आइडियोलॉजिकल डिफरेंस था लोगों को, लेकिन सब अच्छा चल रहा था, फर्स्ट क्लास। फिर बाद में उनका ओपिनियन चेंज हुआ, पढ़ लिख के वो थोड़ा जर्नलिस्ट टाइप भी बने और उन्होंने हिंदू महासभा ज्वाइन किया और आरएसएस ज्वाइन किया। ठीक है, आरएसएस और हिंदू महासभा ज्वाइन किया। तो आरएसएस और हिंदू महासभा की एक सर्टेन आइडियोलॉजी था, क्या था वो थोड़ा आगे पढ़ेंगे। और अपना भी एक 1940 में हिंदू राष्ट्र दल नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया और वो हिंदू राष्ट्र, अखंड राष्ट्र, इनके पथ पे चलते थे। और हिंदू राष्ट्र का उनका आइडिया था कि हिंदुस्तान का कॉन्सेप्ट था। ठीक है, कि पूरा अखंड है, पाकिस्तान के पूरा अपना है, जो आज का है था ही अपना है, बोलना क्या है, अपना था ही। और यहां ये जो राष्ट्र है, ये जो कंट्री है, किसके लिए है? हिंदू के लिए है। ये सब तरह का मानसिकता उनका था, हिंदू इंटरेस्ट के बारे में बात करते थे। देयर इज नो डिनाइल अबाउट इट। बट बहुत ना लोकलाइज्ड हीरो थे, ऐसा नहीं था कि बहुत, जैसे वीर सावरकर थे तो बहुत हाई क्लास इंटेलेक्चुअल थे। ठीक है, वीर सावरकर बहुत ही हाई क्लास इंटेलेक्चुअल थे। ठीक है, वीर सावरकर एक हीरो टाइप स्टेचर था, इनका ऐसा कुछ नहीं था। ये बस छोटे पोटे नहीं होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में एक छोटा खिलाड़ी, उसी टाइप के थे, कुछ बड़ा ऐसा सब्सटेंटिव इनका कुछ भी नहीं था। ओके, एंड देन फाइनली ये हिस्ट्री में अमर हो गए, हाँ डेफिनेटली गलत चीज के लिए। चलिए, तो ये है इनका एंटायर स्टोरी। अब एक मुद्दा है कि जो हम कहते हैं कि आइडियोलॉजिकल डिफरेंस था। गांधी जी को जब नाथूराम गोडसे ने कोर्ट में भी कहा कि मुझे पर्सनल इनिमिटी नहीं है गांधी जी से, मैंने उनको मारा सर्टेन चीज के लिए जो मेरा आइडियोलॉजी के खिलाफ था। तो भाई इनका आइडियोलॉजी था क्या, यह भी समझना पड़ेगा। वन हैज टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द आइडियोलॉजी। तो अब चलेंगे हम लोग आइडियोलॉजी में कि इनका क्या विचारधारा था। तो आइडियोलॉजी को समझने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम ये कॉन्सेप्ट, इतिहास में कॉन्सेप्ट आता है टू नेशन थ्योरी। ओके, टू नेशन थ्योरी, कल्चरल नेशनलिज्म का भी आइडिया कहते हैं इसको, पॉलिटिकल साइंस है सब में। ठीक है, तो टू नेशन थ्योरी मतलब 2 राष्ट्र का थ्योरी, सिद्धांत। ओके, तो अब इसका क्या मामला है वो समझेंगे। तो देखिए, 2 राष्ट्र, इंडिया तो एक यूनाइटेड टाइप था, मान लीजिए पाकिस्तान आज का, बांग्लादेश और अपना इंडिया पूरा, ये पूरा यूनाइटेड था। तो कब से ये डिमांड जनरेट हुआ, कब से ये स्टार्ट हुआ कि हिंदू के लिए अलग राष्ट्र
और मुसलमान के लिए अलग राष्ट्र। इसका कब से उत्पन्न हुआ? तो ये जो पीछे तस्वीर लगा हुआ है, ये है सर सैयद अहमद खान का तस्वीर। तो सर सैयद अहमद खान मुस्लिम के बहुत टॉप इंटेलेक्चुअल्स में आते हैं, ठीक है। विद्यार्थी जो इतिहास के होंगे या पॉलिटिकल साइंस के होंगे, इनके बारे में पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो सर सैयद अहमद खान जो जब स्टार्टिंग बहुत ही मॉडर्न आउटलुक के आदमी थे, वो चाहते थे दिस मॉडर्न इंग्लिश साइंटिफिक एजुकेशन जो है वो मुस्लिम सब उसको पढ़े, वो इम्बाइब करे और थोड़ा आउटलुक बदले। वो जो मदरसा वाला सिस्टम है उससे बाहर निकले, इनका आइडिया था। तो रिफॉर्मर टाइप का एक थे ये, ओके। और बहुत कुछ काम किया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक तरह से कहिए तो इन्होंने ही स्टार्ट किया है। तो एक मॉडर्न आउटलुक वाले थे। और जब स्टार्टिंग इनका जो था करियर कहा जाए 1880 से पहले का अगर सिचुएशन आप देखते हैं तो सर सैयद अहमद खान जो थे वो एक नेशनलिस्ट के रूप में दिखते थे, हिंदू मुस्लिम यूनिटी की तरफ दिखते थे। ये इन्होंने कहा था एक बार कि जो हिंदू और मुस्लिम जो है एक नई नवेली दुल्हन का दो आंख की तरह है, ठीक है, जो कि चमकता रहता है। अगर एक आंख खराब हो जाए तो आपको क्या है कि आप बदसूरत हो जाओगे। तो यही चीज है कि दो आंख की तरह है हिंदू और मुस्लिम। किसका? नई नवेली दुल्हन, न्यू ब्राइड, ठीक है। तो ये इनका कॉन्सेप्ट था। लेकिन 1880 के बाद का इनका जो थिंकिंग है ना, वो पूरा ही उल्टा हो गया। और ही इज अ क्लासिकल विक्टिम ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। ब्रिटिश गवर्नमेंट का चाल में सबसे अच्छा तरीके से कोई फंसे हैं तो सर सैयद अहमद खान ही फंसे। तो सर सैयद अहमद खान जब 1857 की पहली क्रांति हुई थी, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस को कहते हैं हम लोग, ठीक है। तो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस को जो रीजन जो मानता है, जो ब्रिटिश जो मानती थी इनिशियली, वो था कि मुस्लिम लोगों ने ये चीज किया है। तो मुस्लिम के खिलाफ बहुत ज्यादा थे कौन? ब्रिटिश, ठीक है। क्यों? क्योंकि उस टाइम में मुगल का शासन तो क्या रहेगा, मुगल सम्राट एक थे, ठीक है, मुगल सम्राट थे। तो अब थे तो चलो उन्हीं का पेट्रोनेज में लड़ाई भी लड़े हम, मतलब बहुत लोगों ने मिलके नहीं भी जीते, तो मुस्लिम को जिम्मेदार ठहराते थे। तो मुस्लिम के साथ बहुत सख्ती से पेश आते थे ब्रिटिश। तो सर सैयद अहमद खान का थिंकिंग ये था कि मुस्लिम का जो ये आउटलुक है ना, जो ब्रिटिश की तरह, ब्रिटिश जिस नजर से देखता है उसको चेंज करना है। तो इन्होंने एक बुक भी लिखी थी कि मुस्लिम जिम्मेदार नहीं है, आप खुद जिम्मेदार हैं 1857 का युद्ध के लिए। तो उस तरह से वो शुरू से ही थोड़ा सा रहे हैं उस टाइप से कि भाई करना भी चाहिए, इस एक कम्युनिटी के हैं तो आप अपने कम्युनिटी के बारे में बात कीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 1880 में अवध में स्टार्ट हुआ हिंदी उर्दू कंट्रोवर्सी, ओके। हिंदी को सेंट्रल लैंग्वेज घोषित कर दिया गया, लेकिन ये जो सैयद अहमद खान थे वो उर्दू के बारे वो चाहते थे। उस टाइम से स्टार्ट हुआ। फिर उसके बाद आपको स्टार्ट हुआ 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस बन गया। इंडियन नेशनल कांग्रेस जब बन गया तो उससे पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस पहले कोई प्लेटफॉर्म नहीं था जहां पे कि जितने भी दूर दूर के नेशनलिस्ट हैं एक जगह आए, बात करे और स्ट्रैटेजी फॉर्म करे, ठीक है, स्ट्रैटेजी फॉर्म करे, ऐसा कुछ था नहीं। तो इसी टाइम में ब्रिटिश ने एक और चाल चली करजन के टाइम में, ठीक है, मतलब उस एक तरह से आप बोलिए उसे 1885 में जब ये स्टार्ट हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसी के साथ साथ इन्होंने बोला कि एक और ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करो, मुस्लिम को मत आने दो। और ये भी चाहते थे कि भाई मुस्लिम का थोड़ा प्रोटेक्ट करे ब्रिटिश। तो एक उन्होंने स्टार्ट किया यूनाइटेड पेट्रियोटिक एसोसिएशन, ठीक है। राजा शिव प्रसाद बनारस के थे, उनके साथ मिलके इन्होंने यूनाइटेड पेट्रियोटिक एसोसिएशन स्टार्ट किया, ओके, यूनाइटेड पेट्रियोटिक एसोसिएशन। अब ये 3 साल बाद, ठीक है, 1888 में हुआ था, ठीक है, 3 साल बाद, कांग्रेस के 3 साल बाद बनने का। तो कांग्रेस हर साल सेशन करती थी, ठीक है, बंबई में हुआ, फिर बहुत जगह डिफरेंट कंट्री के उधर में होता था। तो उसी जगह पे एक तरह से ये लोग भी करते थे और मुस्लिम को एक्सप्लिसिटली कहा जाता था कि तुम लोग कांग्रेस मत ज्वाइन करो, कांग्रेस हिंदू का पार्टी है, अपर कास्ट का पार्टी है, मत ज्वाइन करो।
वहीं पे करते थे ताकि अगर कोई मुस्लिम डर जाना चाहे उससे अच्छा इसमें आ जाए। ठीक है, तो एक तरह से नींव रख दिया और इन्होंने पब्लिकली भी कमेंट करी कि हिंदू और मुस्लिम दो अलग एंटिटी है, हिंदू का इंटरेस्ट अलग है, मुस्लिम का इंटरेस्ट अलग है। आज इससे पहले इस तरह का किसी ने नहीं बोला था, सर सैयद अहमद खान ने यह बोला, और उसके बाद जो लीडरशिप आए वो इसी थ्रेड पे चलते रहे। तो दो राष्ट्र जो भारत और पाकिस्तान का अगर देखा जाए, नींव वो इनके एक्शन में, इनके राइटिंग में, और इनके थॉट में जर्मिनेट हुआ है। उसके बाद फिर आपको पार्टीशन ऑफ बंगाल कर्जन ने कर दिया। ठीक है, 1905 में। अब पार्टीशन ऑफ बंगाल कर दिया, बंगाल को दो भाग में बांट देंगे कहा उन्होंने, ईस्ट बंगाल वेस्ट बंगाल जो बांग्लादेश है और वेस्ट बंगाल जो हमारे पास है। ठीक है, तो इसके विरोध में बहुत मूवमेंट भी लॉन्च हुआ, स्वदेशी मूवमेंट। और उसी टाइम में 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, ये झंडा है उनका, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, उसका फॉर्मेशन हुआ। वो लोग क्या थे, एक्सप्लिसिटली जो मुस्लिम का इंटरेस्ट है उसको नर्चर करेंगे बोला। ठीक है, और जो ब्रिटिश इंडिया था वो तो चाह ही रहा था, देखो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी उनका जबरदस्त रहा था, डिवाइड करो रूल करो, हिंदू को अलग मुस्लिम को अलग कर दो, दोनों मिल गए तो ब्रिटिश खत्म था। तो बोला दोनों को ही अलग कर दो, दोनों को अपने आप में लड़ा दो, डिवाइड करो रूल करो। आज भी चलता है, जैसे हमारे इलेक्शन में क्या चलता है, कास्ट, कि ये ब्राह्मण है, ये ठाकुर हैं, ये शेड्यूल कास्ट है, वो शेड्यूल ट्राइब है, इस तरह से डिवीजन चलता है। आज भी आप लोग देखते हैं हर पॉलिटिकल पार्टी यूज करता है, यादव वोट बैंक, तो ठाकुर वोट बैंक, इस तरह से बहुत सारा चलता है। कम्युनल डिवाइड भी होता है। तो वही चीज है, डिवाइड एंड रूल वाला सिस्टम है जो पहले जो ब्रिटिश से ही, हम लोग के आज के नेता जो है ना स्मार्ट बनते हैं, लेकिन ब्रिटिश ने ये दिया है और हम उसको अच्छे से यूज कर रहे हैं आज के डेट में अपने ही लोगों के साथ। लेकिन ब्रिटिश ने यूज किया मुस्लिम और हिंदू को डिसयूनाइट करने के लिए, क्योंकि अगर यूनाइट हो गया तो मामला निपट सकता था, डिसयूनाइट करने के लिए। ठीक है, तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन हुआ और मुस्लिम को अपीज करने के लिए ब्रिटानिया हुकूमत, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, उनको एक सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया 1909 में। उसको क्या कहते हैं, मोर्ले मिंटो रिफॉर्म। ठीक है, तो सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया भाई, चलो ठीक है, इनको तो मिल गया। और दूसरा तरफ कौन थे, कांग्रेस, मुस्लिम लीग एंड कांग्रेस। कांग्रेस तो कोई एक मुद्दे को लेके नहीं चलते थे, तो सब पूरा इंडिया का मुद्दा लेके चलते थे। उसमें हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी हैं, मॉडरेट्स भी हैं, एक्सट्रीमिस्ट भी हैं, जो बाद में आने वाले लेफ्टिस्ट भी हैं वो भी हैं। उसमें तो सब मेंबर थे, पूरे पैन इंडिया लेवल में हर तरह के इंसान थे उसमें, छोटा बड़ा जात सब था। तो उसी के रिएक्शन में आप एक तरह से कहो तो बोला कि अगर मुस्लिम इंटरेस्ट जो है उसको प्रोटेक्ट कर रहा है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, तो भाई हम भी तो कुछ करें हिंदू के लिए। कांग्रेस तो कोई स्पेशली हिंदू का है नहीं, तो हिंदू के लिए कौन करेगा। हिंदू के लिए तब आया हिंदू महासभा। ठीक है, तो हिंदू महासभा 1915 में एज एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मेशन हुआ, लेकिन इसका स्प्लिंटर ऑर्गेनाइजेशन बहुत पहले ही पंजाब में फॉर्म हो गया था, वो एज ए रिएक्शन टू दिस 1906 का मुस्लिम लीग का रिएक्शन में। तो धीरे धीरे करते करते हरिद्वार 1915 में कुंभ मेला के समय हिंदू महासभा गठन हो गया। अब ये जो गठन हो गया, तो इन्होंने क्या किया, हिंदू इंटरेस्ट, एक्सक्लूसिव हिंदू इंटरेस्ट, मुस्लिम लीग एक्सक्लूसिव मुस्लिम इंटरेस्ट, हिंदू महासभा एक्सक्लूसिव हिंदू इंटरेस्ट। ठीक है, उनका गठन हुआ। और उसके बाद आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, नेशनल वॉलंटियर्स ऑर्गेनाइजेशन, इनका गठन हुआ। ठीक है, 1925 में, उसके बाद हुआ। लेकिन आज देखेंगे तो आरएसएस जो है टॉप पे है, हिंदू महासभा एक तरह से इसी का आप कहो तो विंग है, बजरंग दल या जो भी जानते हैं, एक तरह से अफिलिएट है, डायरेक्ट अफिलिएशन नहीं है लेकिन इनडायरेक्ट अफिलिएशन इनका है। तो आरएसएस का जन्म हुआ। ठीक है, गोलवालकर और ये सब लोग मिलकर इन्होंने फॉर्म किया। ठीक है, इनका भी जो मेजर एजेंडा क्या था, वो एजेंडा था
हिंदू, हिंदू राष्ट्र, हिंदू इंटरेस्ट, ओके, यही एजेंडा था। तो ठीक है भाई, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को ये है, और आरएसएस जानते भी हैं आज के डेट में अगर देखिए तो आरएसएस इज वेरी पावरफुल, बहुत पावरफुल है, ठीक है। और जो है कि आरएसएस बहुत काम भी करती है, ठीक है, वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन है। रेलवे दुर्घटना हो गया, अर्थक्वेक हो गया, कोविड के टाइम में, ये सब में आप देखेंगे आरएसएस के वर्कर्स काम करते हैं, ठीक है, बिना कोई इंटरेस्ट का काम करते हैं। तो आरएसएस बहुत अच्छा भी काम कर रही है, हाँ, लेकिन आइडियोलॉजी जो है वो मे भी क्वेश्चनेबल हो, उसको मैं नहीं कह सकता, लेकिन हाँ काम करती है आरएसएस, इसमें कोई दुराई नहीं है। मैंने क्या कहा, ये बहुत ही पॉलिटिकली सेंसिटिव मैटर है, मेनी पीपल माइट कंडेम मी, लेकिन ट्रूथ हैज टू बी टोल्ड। तो मैंने क्या बोला, मैं न्यूट्रल ऑब्जर्वर की तरह देखूंगा कि इनका जो आइडियोलॉजी है, चाहे हिंदू महासभा का हो या आरएसएस का हो, वो है हिंदुत्व, हिंदू राष्ट्र बनाने का आइडियोलॉजी है। देयर इज नो डिनाइल। कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई हिंदू राष्ट्र बोल के नहीं लिखा गया है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन सेक्युलर है अपना, फाइन। और आरएसएस जो है सोशल वर्क जहां तक करो तो बहुत ज्यादा काम करती है, शायद ही कोई इंडिया में ऑर्गेनाइजेशन है जो कि उतना हद तक काम करती है। पुलिस से पहले आरएसएस वाले पहुंच जाते हैं, रेस्क्यू वर्कर से पहले आरएसएस वाले पहुंच जाते हैं जब भी कोई क्राइसिस सिचुएशन आता है, इसमें कोई डिनाइल नहीं है, बहुत बढ़िया काम करते हैं। तो उस समय एक ऐसा समय था जिस समय कि मुस्लिम लीग तो पूरा खत्म ही था, दे वर डैमेज्ड गुड्स, लेकिन हिंदू महासभा थे और आरएसएस जो थे वो हिंदू इंटरेस्ट को कर रहे थे। तो मतलब कि एक तरह से देखा जाए तो तीन तरफा चीज हो गया था, हिंदू इंटरेस्ट, मुस्लिम इंटरेस्ट एंड कांग्रेस। कांग्रेस इज फॉर इंडियन इंटरेस्ट, क्योंकि उसमें सुभाष चंद्र बोस थे, उसमें वल्लभ भाई पटेल थे, उसमें राजगोपालाचारी थे, उसमें गांधी जी थे, उसमें नेहरू थे, तो बहुत लोग थे, सब डिफरेंट डिफरेंट विचारधारा के आदमी हैं, याद रखिएगा, डिफरेंट डिफरेंट थिंकिंग के आदमी हैं, लेकिन एक बैनर के नीचे काम कर रहे थे ताकि देश को आजादी मिले। और सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस था, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। चलिए, तो हमने अभी तक यह स्टैब्लिश कर दिया कि तीन तरफा चल रहा है, और एक है जो सब पे राज कर रहा है ब्रिटिश, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। अब गांधी जी ने उसे बहुत सारा मूवमेंट लॉन्च किया, ठीक है, जब यहां पे भारत आए साउथ अफ्रीका से, तो मूवमेंट लॉन्च किया, छोटे मोटे ही थे, ठीक है, चाहे चंपारण सत्याग्रह हो या अहमदाबाद मिल हो या खेरा सत्याग्रह हो, ये सब किया उसके। लेकिन इंडिया लेवल में, पैन लेवल पे देखा जाए तो तीन मूवमेंट उन्होंने किया था। अब इस मूवमेंट में यह हमें देखना है कि किसका कितना पार्टिसिपेशन था, क्योंकि तीनों मूवमेंट कांग्रेस के विनियर के अंदर किया गया था। कांग्रेस इज लाइक 90%, जब इलेक्शन भी हुआ तो 90% से अधिक सीट कांग्रेस ही जीती थी, और कांग्रेस ही युद्ध लड़के बोलो स्ट्रगल करके आजादी जीता है, इसमें भी डिनाइल नहीं है, ओके। चलिए, तो पहला था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920 में हुआ था स्टार्ट। अब दूसरा मूवमेंट था 1930 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, फेमसली कॉल्ड एज, और जो लास्ट जो था 1942 में हुआ था क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है। तो इस मूवमेंट में ये पहला बहुत ही डायरेक्ट एक्शन मूवमेंट, पहला नहीं बोलो तो दूसरा बोलो तो डायरेक्ट एक्शन मूवमेंट था, पैन इंडिया प्रेजेंस था, ठीक है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का। इस मूवमेंट में जो मतलब मुस्लिम भी बहुत पार्टिसिपेट किए थे और कांग्रेस तो था ही, ठीक है, और एक तरह से देखा जाए तो हिंदू महासभा भी, मतलब हिंदू महासभा उस टाइम में 1915 में एक तरह से फॉर्म ही हुआ, उसके भी कुछ पार्टिसिपेंट थे इसमें, डिनाई नहीं कर सकते यहां पे। लेकिन जब यहां पे आएंगे आप, ये इससे बड़ा मूवमेंट ये था 1930 में स्टार्ट हुआ था, जो साल्ट सत्याग्रह पढ़ते हैं वो चीज इसी का पहला वहीं से स्टार्ट हुआ है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में मुस्लिम लीग जीरो सपोर्ट, बहुत सारे मुस्लिम भाई बहन थे हमारे कांग्रेस में, लेकिन मुस्लिम लीग नहीं था, लेकिन मेजॉरिटी मुस्लिम लीग के साथ थे। मेजॉरिटी मुस्लिम कहां रहते हैं, वही अभी का जो बांग्लादेश है और अभी का जो पाकिस्तान है, ठीक है। लेकिन मौलाना अबुल कलाम आजाद, ठीक है, वो लोग कहां थे, पार्टिसिपेट, कांग्रेस के मेंबर थे वो लोग, ठीक है। और हिंदू महासभा ने भी पार्टिसिपेट नहीं किया था इस मूवमेंट में। क्विट इंडिया मूवमेंट का भी सेम था, सबसे बड़ा मूवमेंट था, सबसे लोगों की जान चली गई थी। इस मूवमेंट में भी कांग्रेस का अकेला मूवमेंट था,
हिंदू महासभा सपोर्ट नहीं किया, और मुस्लिम लीग तो ऑफ कोर्स सपोर्ट नहीं करना था। जिन्ना की लीडरशिप के अंदर सिर्फ उनको पाकिस्तान दिखता था, सेल्फिश डिजायर था, अपने आदमियों जो लोग थे उनके तरफ भी उनका कोई बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था। कोई भी इस्लामिक प्रिंसिपल को भी जिन्ना नहीं मानता था। ठीक है, इस्लामिक प्रिंसिपल में जैसे कि शराब पीना, मदिरा पीना हराम कहते हैं, लेकिन वो आदमी वो खूब करता था। पीते पीते उनका लिवर खराब हो गया था। ठीक है, तो दिस इज व्हाट इट इज कि यहां तक हमने बता दिया कि कौन तीन ऑर्गेनाइजेशन था, कौन तीन इंटरेस्ट थे, और कौन सा तीन मूवमेंट हुआ, और इन तीनों का किस तरह का पार्टिसिपेशन था। अब आते हैं हम लास्ट फेज में। अब देखिए पाकिस्तान का डिमांड बढ़ता गया। ठीक है, कोई नो वन वॉज इन सपोर्ट ऑफ पाकिस्तान, नो वन। ठीक है, सिर्फ द ओनली organization or person who was in support of Pakistan is Jinnah and his comrades were in the support of Pakistan. उनका था, चल रहा है, चलने दो। ठीक, तो बहुत सारा अगस्त ऑफर आया, वेवल प्लान आया, कैबिनेट मिशन आया। ठीक है, कैबिनेट मिशन भी जब आया वो भी एक तरह से बाय एंड लार्ज फेल कर गया आपको हो। फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन गया। अब सोचा जिन्ना ने कि भाई ये हो ही नहीं सकता है, इसीलिए 16 जनवरी 1946 डायरेक्ट एक्शन डे घोषित किया गया। डायरेक्ट एक्शन डे कि अब लड़ो तभी मिलेगा पाकिस्तान, नहीं तो नहीं मिलेगा। डायरेक्ट एक्शन का मतलब वही होता है। तो लड़ो तो किससे लड़ो, लड़ो तो किससे लड़ो, लड़ना पड़ेगा फिर तो मुस्लिम हिंदू को मारे, हिंदू मुस्लिम को मारो। तो वैसा ही सिचुएशन हो गया, पूरा रायोट 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 रायोट, और लास्ट में विवश होके ये एक्सेप्ट करना पड़ा कि पाकिस्तान तेरा, हिंदुस्तान मेरा। यहां पे जो एक्सेप्टेंस लास्ट में जब एक्सेप्टेंस करा, तो हिंदू महासभा हो या आरएसएस हो या फिर नाथूराम गोडसे हो, वो लोग बहुत डिसअपॉइंट हुए, बोले क्यों एक्सेप्ट किया। लेकिन सच बात यही थी कि नौबत था ही नहीं ऐसा जो दोनों कंट्री को एक साथ रख सके, हिंदू मुस्लिम पॉपुलेशन को यूनाइट करके रख सके। मुस्लिम फुल्ली यूनाइटेड थे और उनको चाहिए था। क्यों? क्योंकि जिन्ना ने उनका माइंड मेकअप कर दिया था। और ये एक साल में नहीं, ये एक डेकेड में नहीं, 1880 से स्टार्ट हुआ था, 1880 से स्टार्ट हुआ था और 1947 में खत्म हुआ है। एक दिन का कहानी नहीं है, डेकेड्स का कहानी है ये। और एक ये तो हुआ आइडियोलॉजिकल डिफरेंस। और गांधी जी का क्या था? गांधी जी सोचते थे कि भाई सब लोग भाईचारे में रहे, पाकिस्तान बोल के कुछ नहीं है, सब अपना ही है, अपना ही है, अपना ही, ऐसा था। लास्ट में था कि अगर चलो बाउंड्री डिवाइड कर दिया, लेकिन हमारा जो प्यार मोहब्बत है वो डिवाइड ना हो। तो उनको था कि प्यार मोहब्बत में दरार ना हो। और उसी टाइम में एक कंट्रोवर्सी स्टक हुआ, सब चीज डिवाइड हुआ भारत और पाकिस्तान का। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो था 1935 में एस्टैब्लिश किया गया था, 1934 एक्ट के अंदर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को भी डिवाइड करना था। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में बहुत सारे पैसे थे, उसमें से 75 करोड़ रुपए मिलना था पाकिस्तान को और पूरा पैसा रहेगा इंडिया को। ठीक है, 75 करोड़ में से पहला ट्रेंच, पहला इंस्टॉलमेंट इंडिया ने दे दिया था, नेहरू जी ने दे दिया था कि ले ले भाई तू, कोई दिक्कत नहीं है। और बच गया 55 करोड़ रुपए। ठीक है, तो 55 करोड़ रुपए नहीं दिया। उसी टाइम उन्होंने पख्तून उस साइड से जो कश्मीर पे उन्होंने हमला कर दिया था, बोला कि ट्राइबल्स लोग हमला किया है, लेकिन उसमें पाकिस्तानी आर्मी भी थे, सब लोग जानता है ये बात। ठीक है, तो हमला हुआ कश्मीर पे, तो इन लोगों ने उनका जो 55 करोड़ बचा हुआ था उनको रोक लिया। ठीक है, अब देखिए बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी है, बहुत जगह मिलेगा आपको। बहुत लोग ये कहते हैं, पर्टिकुलरली राइट विंगर, ठीक है, कि गांधी जी ने बोला कि भाई वो 55 करोड़ दो और नहीं दोगे तो मैं भूख हड़ताल पे बैठूंगा। ठीक है, तो गांधी जी भूख हड़ताल पे बैठे, 55 करोड़ पाकिस्तान को मिले। इसीलिए ये नैरेटिव कौन करता है? नाथूराम गोडसे और उनके जो गैंग वाले थे, यही उनका मानना था। लेकिन अब इसमें सच्चाई क्या है वो मुझे नहीं पता। ठीक है, लेकिन जो सोर्सेस है उसको मैं बताता हूं कि
गांधी जी का मेजर मकसद जो था उसको करने के लिए वो हिंदू मुस्लिम यूनिटी का था, क्योंकि उनको लगता था कि आज के डेट में भी हमें कुछ ना कुछ लोग सुनते हैं, और सुनते हैं तो मैं बोलूंगा तो वो लोग सुनेंगे। तो हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए इंडिया में दंगे ना हो, लोग मारे ना जाए, लोगों के घर ना जलाए जाए, उसके लिए वो किए थे, ताकि लोग सबको पता चले कि ये बैठे हुए अनशन पे और बहुत उम्र हो गया है, बीमार रहते हैं, मर भी सकते हैं, इस चीज के लिए। लेकिन इन लोगों ने क्या बोला कि वो 55 करोड़ देने के लिए किया गया है। अब इसका रिकॉर्ड, हर एक चीज, एवरी सिंगल थिंग, गांधी जी की पर्सनल फिजिशियन जो थी उसको हर एक चीज गांधी जी का ऑलमोस्ट पता होता था। उनके जो सेक्रेटरी थे उनको हर एक चीज पता होता था, लेकिन उनको भी ये इस तरह का डिमांड किया है गांधी जी ने, नहीं पता था। राजेंद्र प्रसाद भी उनसे मिलने गए थे, उनको भी नहीं पता, वो पब्लिक स्टेटमेंट है, बोला नहीं ऐसा है तो हमें तो नहीं बताया गया, ठीक है। तो उनका भी स्टेटमेंट है कि इस तरह का डिमांड नहीं है। अब लेकिन अगर देखें कि भाई चलो, आप ये भी बोल सकते हो कि वो लोग तो अपने ही आदमी थे गांधी जी के, तो क्यों बोलेंगे, तो गांधी जी ने इस तरह का काम पहले भी किया है। हरिजन मूवमेंट, पूना पैक्ट के बाद हरिजन मूवमेंट गांधी जी ने लॉन्च किया, कि अनटचेबिलिटी के खिलाफ लॉन्च किया, और उसमें भी फास्टिंग किया। तो वो किसके खिलाफ फास्टिंग कर रहे थे? उस चीज के खिलाफ कर रहे थे जो चीज खराब है, जो वो इस चीज के लिए कर रहे थे कि अधिकार मिले, इक्वल स्टेटस मिले, इक्वल राइट मिले, अनटचेबिलिटी शुड गो, उस चीज के लिए किया था। और उसका परिणाम क्या था कि बहुत लीडर जो अपर कास्ट थे, ठीक है, वो लोग भी उसमें शामिल हुए। तो पहले भी इस तरह से किए हैं गांधी जी, नोबेल कॉज के लिए, अच्छा कॉज के लिए, जिसका कि परिणाम अच्छा निकला है। तो ये एक चीज सोचना कि गांधी जी ने ब्लैकमेल किया 55 करोड़ रुपया के लिए, एटलीस्ट मुझे तो नहीं लगता है कि ऐसा हुआ होगा। लेकिन कहा ऐसा भी जाता है, मैंने जैसा कि स्टार्ट किया था तो ये कहा था आपसे कि मैं जो फैक्ट है वो फैक्ट रखूंगा आपके सामने। फैक्ट एक ये भी है। तो गांधी जी का निधन हुआ 30 जनवरी 1948। उस दिन के बाद आज तक का भारत का इतिहास आप जानते हैं, कैसे आजादी हुई, कौन प्राइम मिनिस्टर बना, क्या हुआ नहीं हुआ, आगे का कहानी अभी तक पूरी जानते हैं आप। और भी इस तरह का हम बहुत सारा जो इश्यूज पे पूरी तरह से विश्लेषण, पूरा एनालिसिस, न्यूट्रल एनालिसिस लेके आएंगे। स्टे ट्यून। थैंक यू वेरी मच।